नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अहम और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। आज मैं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के इतिहास, इसके विशाल स्केल और इसकी कोर विचारधारा का विश्लेषण करूंगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दिशा को समझने के लिए इस पार्टी के सफर को समझना सच में बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 17 करोड़। जी हां, 17 करोड़। 2022 के आखिर तक बीजेपी ने अपनी मेंबरशिप का यही आंकड़ा पेश किया था। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि आज की तारीख में ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। ये स्केल अपने आप में काफी कुछ कह देता है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा एजेंडा कुछ ऐसा है। पहले हम बीजेपी के मौजूदा स्वरूप को देखेंगे, फिर इसके शुरुआती इतिहास में चलेंगे। उसके बाद वाजपेयी और आडवाणी युग की बात करेंगे, फिर आज के मोदी युग में आएंगे और आखिर में इनकी मुख्य विचारधारा और नीतियों को डिकोड करेंगे। भाग 1, भारतीय जनता पार्टी, आधुनिक वर्चस्व का पैमाना। आज के समय में इस पार्टी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मई 2026 तक के अगर हम आंकड़े देखें तो लोकसभा की 543 सीटों में से 240 और राज्यसभा की 245 सीटों में से 113 सांसद बीजेपी के हैं। और सबसे बड़ी बात, देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 22 में पार्टी की सरकार या उनके गठबंधन की मौजूदगी है। ये भारत भर में उनकी विधायी शक्ति का एक बहुत विशाल पैमाना है। भाग 2, उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास, हाशिए से मुख्य धारा तक। लेकिन देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत काफी पहले हुई थी। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। फिर 1977 में इमरजेंसी के बाद इसका विलय जनता पार्टी में कर दिया गया और इसके कुछ सालों बाद 1980 में उस आधुनिक भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ जिसे हम आज जानते हैं। शुरुआती दिनों में इनकी रणनीति एकदम साफ थी। दीनदयाल उपाध्याय जैसे लीडर्स ने शुरुआत में बड़ी बड़ी रैलियों से ज्यादा एक अनुशासित और कमिटेड ग्राउंड नेटवर्क बनाने पर जोर दिया, और ये नेटवर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर आज की ये विशाल पार्टी खड़ी है। भाग 3, वाजपेयी और आडवाणी युग, गठबंधन और विवाद, जो 1980 से 2014 तक चला। इस युग को समझने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करना बहुत जरूरी है। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इस पूरी घटना ने एक तरफ देश को गहराई से पोलराइज किया तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के इलेक्टोरल बेस को काफी बढ़ा दिया। सालों तक ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा। 2009 में लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। और फिर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी दौर में एक और दिलचस्प चीज हुई, गठबंधन की राजनीति। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, लेकिन सिर्फ 13 दिन के लिए। उसके बाद वो 1 साल तक सत्ता में रहे और फिर आखिरकार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के तहत वो देश की पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। इस समय की एक बेहद दुखद और अहम घटना 2002 की गुजरात हिंसा भी थी। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड में 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भड़की हिंसा में लगभग 2000 लोग मारे गए। उस वक्त कई आलोचकों और विद्वानों ने राज्य सरकार पर मिलीभगत के आरोप लगाए थे, लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने गहन जांच के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सभी आरोपों से बरी कर दिया था। भाग 4, मोदी युग में वर्चस्व, एक पार्टी बहुमत, 2014 से लेकर वर्तमान तक। अब जरा इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए, कंट्रास्ट एकदम चौंकाने वाला है। 1984 में पार्टी के पास लोकसभा की महज 2 सीटें थीं, सिर्फ 2। और अब देखिए 2014 में ये आंकड़ा सीधे 282 हुआ और 2019 में बढ़कर 303 सीटों तक पहुंच गया। दशकों बाद भारत की राजनीति में किसी एक पार्टी ने अपने दम पर ऐसी पूर्ण मेजॉरिटी हासिल की थी। इस प्रचंड बहुमत का सीधा असर उनकी नीतियों पर भी देखने को मिला। मोदी सरकार ने इस जनादेश का इस्तेमाल अपनी दशकों पुरानी विचारधारा को लागू करने के लिए किया।
उदाहरण के लिए 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को पास करना। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य सुधारों पर भी सरकार का बहुत खास फोकस रहा। जहां एक तरफ सरकार को भारी जनसमर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अलग नजरिया भी सामने आया। वीडम इंस्टीट्यूट और दुनिया के कई विद्वानों ने अपनी स्टडीज में इस बात पर जोर दिया है कि 2014 के बाद से भारत में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग यानी लोकतांत्रिक गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली है। इस पूरे दौर का विश्लेषण करते समय हमें इन दोनों ही पहलुओं को सामने रखना जरूरी है। भाग 5 विचारधारा और प्रमुख नीतियां, मुख्य दर्शन। आखिर इस पार्टी को कौन सी सोच ड्राइव करती है? सबसे पहले आता है हिंदुत्व। बीजेपी इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मानती है, जो भारतीय संस्कृति को सबसे ऊपर रखता है। लेकिन अकादमिक विद्वानों की माने तो वो इसे एक ऐसी विचारधारा के तौर पर देखते हैं जो भारत को मुख्य रूप से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में फिर से परिभाषित करना चाहती है। हिंदुत्व के अलावा एक और कोर फिलॉसफी है एकात्म मानववाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इसे 1965 में दीनदयाल उपाध्याय ने तैयार किया था। ये मूल रूप से एक स्वदेशी आर्थिक मॉडल है जिसमें कहा गया है कि किसी भी विकास के केंद्र में मानव यानी इंसान होना चाहिए। यही इनके सामाजिक आर्थिक विजन का आधार है। इकोनॉमी के मामले में पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन वाकई दिलचस्प है। 1980 के दशक में बीजेपी की नीतियां बहुत संरक्षणवादी थीं। वे स्वदेशी उद्योगों का समर्थन करते थे। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, वे विदेशी निवेश, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण का खुलकर समर्थन करते हैं। और इस आधुनिक नव उदारवाद को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ बहुत ही शानदार तरीके से ब्लेंड कर दिया है। यही बदलाव हमें विदेश नीति में भी देखने को मिलता है। पार्टी ने पुरानी नेहरूवादी गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट से दूरी बनाते हुए एक यथार्थवादी और आक्रामक अप्रोच अपनाई है। 1998 में ऐतिहासिक पोखरण परमाणु परीक्षण हो, 1999 के कारगिल युद्ध का कड़ा जवाब हो, या फिर आज की मल्टीपोलर दुनिया में अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा संबंध बनाना हो, यह सब उनकी नेशन फर्स्ट विदेश नीति का ही हिस्सा है। तो चलिए, आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक पार्टी जो महज कुछ सदस्यों से शुरू होकर आज 17 करोड़ लोगों का संगठन बन चुकी है, जो लगातार अपनी आर्थिक और विदेश नीतियों को नया रूप दे रही है, उसकी ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य को आगे किस दिशा में ले जाएगी, सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।